वेलकम बैक टू education.com। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ एक नई फेलोशिप जिसका नाम है उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम। तो इस फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी और क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, कितना ड्यूरेशन होगा, किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट दी प्रोग्राम, मीन्स जो फेलोशिप प्रोग्राम शुरू हुआ है इसके बारे में हम पता करेंगे। तो यूपी सरकार ने स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर के लिए एक फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस फेलोशिप का नाम है चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में कैंडिडेट्स को राज्य सरकार की पॉलिसी, मैनेजमेंट और उसकी मॉनिटरिंग में काम करने का मौका मिलेगा। फेलोशिप के दौरान कैंडिडेट्स को हर महीने 30,000 स्टाइपेंड और 10,000 ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा। Student or research scholars studying in the following field in reputed institutions will be selected for the fellowship program। तो जो भी रिसर्च स्कॉलर्स या स्टूडेंट्स इन फील्ड्स में काम कर रहे हैं इनके लिए एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के साथ काम करने की। तो फील्ड है हमारे एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज एंड एलिड सेक्टर्स, फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड स्किल डेवलपमेंट, energy and renewable energy, tourism and culture, data science, artificial intelligence, IT, ITES, biotechnology, machine learning, data governance, etc। बैंकिंग, फाइनेंस एंड टैक्स रेवेन्यू, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, ये कुछ एरियाज हैं जिसमें अगर कोई स्टूडेंट काम कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है इन फील्ड्स में, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। अदर एरियाज में आल्सो भी कंसिडर्ड एज नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ती है तो और भी एरिया ऐड किए जा सकते हैं। तो ये इस प्रोग्राम का एक मोटा मोटा एब्स्ट्रैक्ट था, एक मोटा मोटी सारांश कह सकते हैं, सारांश था। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में कि इस प्रोग्राम में इस फेलोशिप को लेने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहला है ग्रेजुएशन विद फर्स्ट क्लास और मिनिमम 60% मार्क्स और हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़। तो आपके पास ग्रेजुएशन होने चाहिए कितना, 60% मार्क्स के साथ, या फिर हायर एजुकेशन भी हो सकती है, मीन्स आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकती है या फिर पीएचडी भी हो सकती है, तो भी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। सेकेंड है शुड बी प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग इन राइटिंग हिंदी। जो कैंडिडेट है उसको हिंदी राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों अच्छी तरीके से आने चाहिए। रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द एरियाज लिस्टेड इन द एप्लीकेशन, पब्लिशिंग articles, policy paper, research papers, appraisal, monitoring of project, schemes, etc. in the thematic areas related to fellowship. Evidence has to be provided। और आपके पास ये जो एरियाज हैं, पब्लिशिंग आर्टिकल्स, पॉलिसी, रिसर्च पेपर, मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, इन सब के रिलेटेड अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है और उसका आप कुछ एविडेंस प्रोवाइड कर सकें, कुछ आप सर्टिफिकेट या फिर कुछ भी आप अपने क्लेम के सपोर्ट के लिए प्रेजेंट कर सकें। एप्लीकेंट शुड हैव एक्सीलेंट कंप्यूटर स्किल एंड एबिलिटी टू वर्क ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड आल्सो कम्युनिकेशन स्किल्स। प्रेफरेंस में बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन डेटा एनालिसिस। ओके, तो और एक एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर के साथ काम करना आना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स होते हैं वो आप उनमें थोड़ा पारंगत होने चाहिए। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो ज़रूरी है क्योंकि आप फील्ड में काम करेंगे और पब्लिक के साथ आपको डील करना होगा, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए। ओके, एंड प्रेफरेंस में भी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन डेटा एनालिसिस। और जो कैंडिडेट डेटा एनालिसिस में एक्सपीरियंस है ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू बी विलिंग टू वर्क इन द फील्ड वर्क। और जैसा कि मैं अभी बताया कि ये फील्ड वर्क होगा एक तरह का, आपको जाके फील्ड में पब्लिक के साथ डील करके इस तरह से आपको रिपोर्ट कलेक्ट करनी होगी, डेटा बनाना होगा, डेटा को एनालाइज करना होगा, ये सारा काम रहेगा। हालांकि काम के बारे में आगे बात करेंगे। तो कुल मिला के फील्ड वर्क है, तो आपको फील्ड वर्क करने के इच्छुक हो तो ही अप्लाई करें। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसमें आपकी 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मीन्स आप अप टू 40 ईयर्स इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कि क्या क्या आपको काम करना होगा, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो सबसे पहले अंडर दिस प्रोग्राम रिसर्च स्कॉलर विल बी सिलेक्टेड फॉर द एस्पायरेशनल डेवलपमेंट सेक्शन। मीन्स एक लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट में जो भी ब्लॉक एस्पायरेशनल डेवलपमेंट सेक्शंस इस तरह से अलॉट हुए हैं उस लिस्ट में, तो उन्हीं ब्लॉक्स में आपको काम करना होगा। उन्हीं में से कोई एक ब्लॉक आपको दे दिया जाएगा और इस ब्लॉक के लिए आपको काम करना होगा। ड्यूरिंग द प्रोग्राम During the program period, the research scholar will work under the supervision of district magistrate and chief development officer। तो जो आपको काम करना है वो डीएम और सीडीओ के सुपरविजन में काम करना है। Concurrent evaluation work of all the schemes run by the central state government in the aspirational development block will be done by the researcher in coordination with the deputy district magistrate and the block development officer, and for the effective execution of the said work the survey, study, collection of primary data, monitoring will be done। तो क्या करना है कि जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स रन कर रही हैं, उन स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ है, इफेक्टिवली एग्जीक्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारा आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है। किसके साथ मिलकर काम करना है आपको इन कोऑर्डिनेशन विद डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ और जो एसडीएम होंगे उनके साथ मिलकर आपको काम करना होगा और सारा एक आपको डेटा कलेक्ट करना होगा उन सारी स्कीम्स के बारे में, और उनकी मॉनिटरिंग और सर्वे, ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। स्टडी, मॉनिटरिंग, सर्वे, ये सारे आपका काम रहेगा। तो कुल मिला के काम अच्छा है। ओके, नेक्स्ट इज द वर्क विल बी डन, सजेशन विल बी प्रेजेंटेड बाय द रिसर्चर्स टू सॉल्व द चैलेंजेस फेस्ड इन द ऑपरेशन ऑफ द स्कीम एंड टू प्रोवाइड द डिजायर्ड बेनिफिट्स टू द पब्लिक फ्रॉम द स्कीम्स। ओके, तो आपका काम क्या है कि आप पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर आपका काम ये रहेगा डेटा एनालाइज करने के बाद कि आपको कुछ सजेशंस देने होंगे कि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं पर्टिकुलर स्कीम को पब्लिक में इम्प्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में, उन सारे चैलेंजेस के आपको प्रॉब्लम्स के आपको सॉल्यूशन देने होंगे, कुछ ना कुछ सजेशंस आपको प्रोवाइड करने होंगे कि आपके हिसाब से क्या किया जाना चाहिए, जैसे कि उस स्कीम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स पब्लिक को मिल सके। ओके, कोई भी स्कीम ले लेंगे, जो भी आपको जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट की चल रही हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सबका आपको करना होगा। ओके, इन एडिशन द रिसर्च स्कॉलर विल पार्टिसिपेट इन द वर्क रिलेटेड टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्लान स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। तो आप इसके साथ साथ आपकी जो मीटिंग्स होंगी वो आपको उनमें पार्टिसिपेट करना होगा, और उन मीटिंग्स में आपको क्या पॉलिसी फॉर्मेशन, प्लान स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, जो भी स्कीम्स हैं उनके रिगार्डिंग क्या और पॉलिसी बननी चाहिए और कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए बेहतर तरीके से, और कैसे उनका पब्लिक, कुल मिला के हमें पब्लिक के लिए स्कीम्स है तो पब्लिक कैसे उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके। Okay, the necessary data for the operation of the schemes will be collected by the researcher for the real-time collection and analysis. Okay, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आपका काम है डेटा को कलेक्ट करना पब्लिक से। ओके, जो स्कीम्स के रिगार्डिंग जो भी डेटा है और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको देखना है और उनके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करना है, उन डेटा को एनालाइज करना है और फिर आपको अपने सजेशंस देने हैं। अ टेबलेट विल बी मेड अवेलेबल टू रिसर्चर्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ द अबव वर्क। ओके, तो इसके लिए आपको एक टैबलेट भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसके लिए आपको कुछ लमसम 15,000 का अमाउंट दिया जाएगा। नाउ जॉब रिपोर्टिंग, ये तो हो गया आपका काम के बारे में कि आपको क्या क्या काम करना है, किस तरह से करना है, किसके साथ करना है और कौन सुपरवाइज करेगा। लेकिन जॉब आपकी रिपोर्टिंग, जो आपने काम किया है उसको आपको किसको रिपोर्ट किया जाएगा फाइनली पूरे साल में। ओके, इन एडिशन टू द अबव the following reports will be submitted regarding the activities carried out the researcher। तो वो तो काम करना ही है, और जो आपने काम किया है उसकी पूरी रिपोर्ट कहाँ सबमिट करनी होगी। मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट इन विच द चैलेंजेस ऑफ द पॉलिसी एंड प्लान इम्प्लीमेंटेशन बाय द रिसर्च स्कॉलर्स एंड एटीट्यूड ऑफ सिटीजन टुवर्ड द प्लान विल बी मेंशन्ड। एक हर महीने एक रिपोर्ट तैयार होगी जिसमें कि जो आपने सजेशंस मीन्स पॉलिसी जो भी पहले से चली आ रही हैं स्कीम्स, उनमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या आपने सजेशंस दिए हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उनका, और उन जो आपने सजेशंस दिए हैं उनके प्रति जो पब्लिक है उनका क्या मीन्स एटीट्यूड है, उनका क्या मीन्स कहना है, उनका क्या ओपिनियन है उस रिगार्डिंग। ओके, तो इन सब के रिगार्डिंग एक मंथली रिपोर्ट आपकी गवर्नमेंट को सबमिट करनी होगी। कहाँ पे सबमिट करनी होगी? द क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन विल बी रिव्यूड बाय द सेक्रेटरी प्लानिंग डिपार्टमेंट। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे, उनको वो आपकी क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी, उसको आप रिव्यू करेंगे वो।
मीन्स आपके काम को वो रिव्यू करेंगे। एनुअल रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच द वर्क डन विल बी डन बाई द रिसर्च स्कॉलर विल बी इवेल्युएटेड, और जो फाइनल पूरे साल की रिपोर्ट होगी उसके बेस पे आपका पूरा काम इवेल्युएट किया जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को तो आपको फर्दर कंटिन्यू करवा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कंपाइलेशन ऑफ कलेक्टेड डेटा विल बी सबमिटेड, तो वही सारी चीज़ें हैं कि जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया था और जो भी आपने अपनी रिपोर्ट तैयार की है वो सारी आपको वहाँ पे सबमिट करनी होगी। अब बात करते हैं कि हमें मिलेगा क्या इसमें, रिम्यूनरेशन क्या होंगे। तो द सिलेक्टेड स्कॉलर विल बी पेड एट द रेट ऑफ 30,000 पर मंथ, ये तो आपकी सैलरी होगी कि 30,000 हर महीने आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एक ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा पर मंथ 10,000 रुपये, जो कि आपको फील्ड विजिट के लिए दिया जाएगा कि आप फील्ड में जाते हैं वहाँ पे ट्रैवलिंग करते हैं आप, तो उसके लिए आपको ये 10,000 पर मंथ ये दिया जाएगा। तो कुल मिला के 40,000 पर मंथ आपका टोटल होगा। In addition, rupees 15,000 will be provided in lump sum to purchase a tablet for monitoring and evaluation of schemes। 15,000 के लगभग आपको एक टैबलेट खरीदने के लिए दी जाएगी, जिससे कि आप उसका यूज कर सकें मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन ऑफ द स्कीम्स में। A residential facility will be provided to the selected researchers as far as possible in the development block itself। जिस भी ब्लॉक में आपको काम दिया जाएगा उसी ब्लॉक में आपको एक रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि आप रह सकें जब काम कर सकें वहाँ पे। अंडर द प्रोग्राम a certificate will be given by the state government on successful completion of your work। ओके, जब आप एक साल का पूरा काम पूरा कर लेंगे अच्छे तरीके से, पूरे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा। आपका एक तरह का एक्सपीरियंस आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं उसको एज ए एक्सपीरियंस कि हमने भाई गवर्नमेंट के साथ काम किया एक साल का एक्सपीरियंस है मुझे। ओके, पीरियड ऑफ एफिलिएशन एंड एनुअल परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। अब जो आप सिलेक्ट होंगे उसके बाद आपका कितने साल का काम रहेगा, क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें इस सेक्शन में हम देख रहे हैं। द फेलोशिप प्रोवाइडेड a period of the selected research scholar under the fellowship program will be valid for 1 year from the date of appointment। ओके, तो जो आपकी फेलोशिप रहेगी वो एक साल के लिए वैलिड रहेगी। आई एम सॉरी, जिस डेट से आप अपॉइंटमेंट आपको मिला है उस डेट से लेकर एक साल तक आपकी फेलोशिप वैलिड रहेगी। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिपार्टमेंट इन व्यू ऑफ द नीड ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सीलेंट वर्क of the researcher, it can be extended for 1 year after the approval of the competent level। ओके, अगर आपका काम सेटिस्फैक्ट्री रहा, अच्छा रहा, तो मे बी आपकी एक साल के लिए और एक्सटेंड की जा सकती है फेलोशिप। ओके, वैकेशन छुट्टियां कैसे रहेंगी आपकी, तो आपको 12 डेज की लीव रहेगी, एक साल में आप 12 दिन छुट्टी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू अप्लाई। इसके लिए हमें अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले विजिट करना है इस लिंक को जो लिखा हुआ है http://cmfellowship.upsdc.gov.in। ये जो लिंक है इस पे आपको विजिट करना है और कुछ इस तरह से उनका होम पेज निकल के आएगा और यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। ये नीचे लिख रहा है ना, एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, इस तरह से कैंडिडेट लॉगिन है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन होगा और हमें रजिस्ट्रेशन करना है और फिर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो पूरा वीडियो है मैं कंप्लीट बना रहा हूँ, वो भी जल्दी आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, किस तरह से सिलेक्शन होगी। सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगी, जितने भी एप्लीकेशंस आएंगे उनमें स्क्रीनिंग होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी इन्वाइटेड ऑन द वेबसाइट, वो तो हो ही रहा है। इट विल बी मैंडेटरी टू अपलोड अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन 500 वर्ड्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको एक एसओपी सबमिट करना होगा, एसओपी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको सबमिट करना होगा, 500 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। ओके, जो एप्लीकेशन होगा उसमें आपको फिल करना होगा। अब ये चीज़ क्या चीज़ होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी जो मैंने अभी बोला आपको, तो ये क्या चीज़ होती है, इसमें कैसे लिखना है, हमें क्या करना है, इसके लिए भी मैं एक वीडियो रेडी कर रहा हूँ। आप ज़रूर नीचे कमेंट करें कि अगर आपको ज़रूरत है इसकी, तो नीचे कमेंट करें, मैं वीडियो ला दूंगा। ओके, जिस तरह से कमेंट आएंगे उसी तरह से मैं रिस्पॉन्स करूंगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं है लोगों को नीड स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ की, तो इस पर नहीं आएगा। अगर मुझे लगता है कि कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं तो बना दूंगा। ओके, तो ये एसओपी जो है वो आपको एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना है। अ कमेटी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स और सब्जेक्ट एक्सपर्ट विल बी कंस्टिट्यूटेड फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन रिसीव्ड। ओके, तो स्क्रीनिंग की जाएगी। सबसे पहले स्क्रीनिंग में क्या होगा, एम्बिगुअस एप्लीकेशन विल बी रिमूव्ड आफ्टर द टेस्ट। और ऐसे एप्लीकेशन जिनमें मतलब थोड़ा
भ्रामक तथ्य है, मतलब क्लियर चीज़ें नहीं है, और या फिर लग रहा कि डेटा सही नहीं है, या फिर जो भी उसने फिल किया है वो सही नहीं है, तो ऐसे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। डुप्लीकेट कंट्रोल, जिन्होंने भी एक ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर, इन एक ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर से सिर्फ एक ही एप्लीकेशन रिसीव मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी सब डुप्लीकेट मान के उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, ये भी चेक किया जाएगा स्क्रीनिंग के लिए, तो उसमें क्या होगा, ओनली ग्रेजुएट और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी कंप्लीटेड और थीसिस सबमिटेड स्टूडेंट विल बी एलिजिबल। ओके, तो मिनिमम आप ग्रेजुएट होने चाहिए 60% के साथ, और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो अच्छी बात है, पीएचडी है तो भी अच्छी बात है। एज क्राइटेरिया, तो 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 40 साल से ज़्यादा होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेंट्स हु हैव नॉट अपलोडेड अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पज ऑफ 500 देयर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो समझ सकते हो ये एसओपी की कितनी इंपॉर्टेंस है, मतलब एप्लीकेशन के बराबर ही आपका एसओपी इंपॉर्टेंट है, तो ये होना कंपलसरी है। ओके, एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज क्या चीज़ है, ज़रूर हमें कमेंट करें, तो हम ज़रूर आपको इस पर वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, कैसे लिखना है ये बताएंगे आपको। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, एवेल्यूशन ऑफ एप्लीकेशन, अभी तो हमने स्क्रीनिंग हुई, नेक्स्ट क्या होगा, एवेल्यूशन ऑफ एप्लीकेशंस। तो स्क्रीनिंग के बाद एवेल्यूशन होगा, और जो एवेल्यूशन होगा वो 50 मार्क्स का होगा, और वो जो मार्क्स होंगे किस मतलब उनका स्कोरिंग स्टैंडर्ड्स क्या होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, किस बेस पे कितने मार्क्स दिए जाएंगे, टोटल 50 मार्क्स कैसे बनेंगे, ये सारी चीज़ें इस टेबल के हिसाब से होगा। तो सबसे पहले हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे, उसमें ग्रेजुएशन है तो 15 मिल जाएंगे, पीजी है तो 20 मिल जाएंगे, और पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं तो 25 मिल जाएंगे। तो कुल मिला के ये इस तरह से आपके एवोल्यूशन की जाएगी। अकेला ग्रेजुएशन है तो 25 में से सिर्फ आपको 15 मिले हैं, पीजी भी है तो 25 में से 20 मिल गए, पीएचडी भी है तो 25 में से 25 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, अदर लीगल नॉर्म्स में 15 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, इसमें क्या है, डिग्री फ्रॉम रिपीटेड इंस्टीट्यूशंस अगर है तो 3 मिल जाएंगे, रिसर्च वर्क्स पब्लिश्ड इन रिपीटेड जर्नल्स और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस ये है तो 3 और मिल जाएंगे, 6 हो जाएगा। अवार्डेड बाई नेशनल इंस्टीट्यूट और फोरम, अगर ये भी हुआ है आपके साथ तो 3 और हो जाएंगे, मीन्स 9 हो जाएंगे। वॉलंटियरिंग विद ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर डिस्टिंग्विश अचीवमेंट, अगर ये दोनों भी है तो 6 और हो जाएंगे, आप टोटल 15 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, इसके लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, अगर 6 से 2 साल के बीच में है एक्सपीरियंस तो आपका 5 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा 10 में से, और मोर देन 2 ईयर्स है तो 10 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, और ध्यान रखना है ये कि पीरियड ऑफ पीएचडी डिग्री विल नॉट बी कंसीडर्ड, अगर आप पीएचडी आपने की है और उसको एज ए एक्सपीरियंस काउंट करना चाह रहे हैं तो ये सही नहीं है, वो जो पीएचडी का ड्यूरेशन है वो आपका एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से टोटल 50 मार्क्स होंगे, आपका जो 50 मार्क्स में जितने भी मार्क्स आएंगे उस तरह से आपको एक मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी, इसके साथ साथ एक इंटरव्यू होगा। ओके, जो कि 25 मार्क्स का होगा, 50 यहाँ से 25 यहाँ से टोटल 75 हो गया, 75 में से आपकी जो है आपकी मेरिट लिस्ट रेडी होगी। वेरिफिकेशन इंटरव्यू में क्या होगा, इन द इंटरव्यू सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट, relevance, articulation, communication skill, creative thinking, ability to work independently, self motivation, ability to work in team, conflict resolution skills, additional skills, graphics, writing, software skills, इस तरह की सारी skills जो है कितने आप विद्वान हो, ये सारी चीज़ें आपको देखी जाएंगी, किस तरह से आप बात करते हैं, किस तरह से पब्लिक से डील करते हैं, किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट आप सॉल्यूशन निकालते हैं प्रॉब्लम्स का। ओके, टीम में काम करने की आपकी एबिलिटी है या नहीं है, आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं या नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें मतलब आपकी कुल मिला के इंटरव्यू में पर्सनैलिटी आपकी चेक होगी। ओके, उसके आपके 25 मार्क्स अलॉटेड होंगे। ओके, ऑन अकाउंट इनटू अकाउंट द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स जो मैंने बोला 75 होगा, 75 में से आपका मेरिट लिस्ट रेडी होगी, और उसमें से जो टॉप 100 होंगे वो सिलेक्टेड होंगे, बाकी 50 कैंडिडेट आपके वेट लिस्ट में रहेंगे। ओके ना, अब बात करते हैं आपका सिलेक्शन हो गया तो ट्रेनिंग कहाँ होगी, कैसा होगा, क्या होगा ट्रेनिंग में। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ट्रेन फॉर 2 वीक्स, 2 वीक की आपकी ट्रेनिंग होगी। जनरल ओरिएंटेशन विल बी प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रोग्रामेटिक ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड इन द सेकंड वीक। तो एक वीक में आपका जनरल ओरिएंटेशन होगा, सेकंड वीक में आपकी रियल प्रोग्राम की जो ट्रेनिंग होगी वो प्रोवाइड की जाएगी।
द above ट्रेनिंग विल बी गिवन बाय उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट एकेडमी, जो UPAM है लखनऊ में, उसमें आपकी 2 वीक की ट्रेनिंग होगी। और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या कंडीशंस हैं। चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम इज फुल टाइम प्रोग्राम, देयरफॉर द सिलेक्टेड स्कॉलर्स विल नॉट बी अलाउड टू अंडरटेक एनी अदर एम्प्लॉयमेंट असाइनमेंट एंड अदर फुल टाइम स्टडी वर्क ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फेलोशिप। ओके, तो ये जो फेलोशिप है ये फुल टाइम प्रोग्राम है, तो इस ड्यूरेशन में आप कोई अदर जगह काम नहीं कर सकते, ना स्टडी कर सकते हैं फुल टाइम। ओके, और ना कहीं कोई एम्प्लॉयमेंट आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, या ना कोई भी असाइनमेंट भी नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ रेस्ट्रिक्शन रहेंगी। द फेलोशिप प्रोग्राम डज नॉट गारंटी परमानेंट सर्विस एम्प्लॉयमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। ओके, आप फेलोशिप है तो फेलोशिप ही रहेगी, इसको आप परमानेंट ना समझें। ओके, ऐसा ना हो कि टेन्योर कंप्लीट हो रहा है 1 साल के बाद आप क्लेम करने लगे नहीं हम तो यहाँ पे काम किए, हमें परमानेंट रखना है, रखना चाहिए, इस तरह का कुछ नहीं कर सकते आप। द ऑफिस आवर्स फॉर ईच सिलेक्टेड रिसर्च स्कॉलर्स विल बी द सेम एज फॉर अदर एम्प्लॉयज ऑफ दैट ऑफिस। जिस भी ऑफिस में आपका काम मतलब अलॉट हुआ है, जहाँ पे भी आप अपना काम कर रहे हैं, तो आपका ऑफिस आवर्स वही रहेगा जो अदर एम्प्लॉयज़ का वहाँ पे रहता है। द रिसर्चर्स में रिक्वायर टू वर्क एडिशनल आवर्स एंड ट्रेवल एज रिक्वायर्ड। आपको एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ेगा इस काम को, और ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है जब भी ज़रूरत पड़ेगी। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट विल बी ब्रॉट बाय द स्कॉलर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग the fellowship program. After the selection of the research scholar, police verification will be done. During the period of fellowship, the research scholar will have to stay at his place of application. जिस भी ब्लॉक में आपकी ड्यूटी लगी हुई है, अपॉइंटमेंट हुआ है, उसी ब्लॉक में आपको रहना है। The research scholar has to submit the contribution in the concerned office within 30 working days from the receipt of offer letter. Otherwise, the selection will be cancelled. Okay, जब भी आपको ऑफर लेटर आता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट करना होगा उस ऑफिस में। The research scholar will not be allowed to participate in any political movement during the period of fellowship. हाँ भैया, ये भी ज़रूरी है कि आप किसी भी तरह के किसी भी धरने पे या फिर किसी भी तरह की स्ट्राइक या फिर कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट हो, इन सब में आप नहीं बैठ सकते हैं। ऑन पोस्टिंग एट द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ब्लॉक लेवल, द रिसर्चर में हैव टू ट्रैवल एक्सटेंसिवली। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। और जो भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से फ़ायदा उठाएंगे अगर आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं तो। और हम मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप ज़रूर अप्लाई करें, आपका सिलेक्शन हो, आप ज़रूर एक्सपीरियंस लें। एक अच्छा मौका है, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगे, वो भी डिस्ट्रिक्ट के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उन ऑफिसर्स के साथ मिलकर आपको काम करना है। आप डायरेक्ट आप डीएम को रिपोर्ट करेंगे, और जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, एसडीएम होते हैं, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। तो एक अच्छा मौका है, मीन्स एक्सपीरियंस काफ़ी। रुपए एक तरफ रहती है चीज़, रुपए मीन्स सेकेंडरी चीज़ होती है, पहले एक्सपीरियंस हमें देखना चाहिए, काम देखना चाहिए। अगर आप रियली अपने काम को लेकर या फिर अपने प्रोफेशन को लेकर मीन्स कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, या फिर बहुत ही इंटरेस्टेड हैं आप अपने काम को लेके कि नहीं मैं बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ इस फील्ड में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस फेलोशिप प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम शुरू किया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए एक्सपीरियंस लेने का। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, एंड ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ज़रूर इस मौके का फ़ायदा लीजिए। और थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। और हाँ, जो भी मैंने बोला है एसओपी के बारे में और कैसे एप्लीकेशन प्रोसेस करना है, ये 2 वीडियोस मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं तो। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।